तीसरा अपवाह, इसके अगले विभाग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी तंत्र। अभी हम लोग गंगा को नदी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये एकदम पवित्र नदी माना जाता है इसको भारत के देश के अंदर। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हम लोगों ने इससे पहले अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम देखा था कि वो इकट्ठा कहाँ होते हैं, देवप्रयाग में। इससे पहले वाले विभाग में हम लोगों ने देखा था। अभी आगे क्या है, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिल जाती है और इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। और यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर ऐसे बहती रहती है और तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद घाघरा, गंडक तथा कोसी, ये जो नदियां हैं ये नेपाल हिमालय से निकलती है और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जाल माल का नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बहती है और इसमें ही जिससे बड़े पैमाने पर जाल माल का नुकसान होता है। और लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करके कृषि योग्य भूमि बना देती है। इतना मतलब ये नदी का कार्य इस तरह से यहाँ पे होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्राद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जैसे कि चंबल है, बेतवा है तथा सोन है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है और इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी बहुत ही कम होती है। अभी हम लोग ध्यान करेंगे बच्चों कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। देखते हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर ये जो हमारी गंगा नदी है भारत देश की, ये पूर्व दिशा में और पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ तक? फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है और यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। अभी किस तरह से बट जाती है देखते हैं हम लोग। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरका है और दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के समान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अभी मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। आखिरकार सभी नदियां समुद्र में आके समा जाती है इस तरह से। अभी जब भी वे अंतिम चरण में जब गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले क्या होता है कि मेघना के नाम से जानी जाती है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन सारी नदियों के द्वारा जो बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन यानी कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। अगर हम लोग चित्र 3.4 देखेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में वो है, तो क्या आप नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? जैसे अंबाला नगर, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है और अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है।
परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। और दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहेंगे कि प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, और इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी गंगा नदी से हम लोग अभी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के पास आए हैं। अभी हमें ये नदी क्या क्या बताती है देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के बीच नजदीक से निकलती है, और इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, और यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। और नामचा 12वां शिखर 7,757 मीटर का जो है, इसके पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम में प्रवेश करती है। इस तरह से उनका भी प्रवास है। देखो ये बच्चों, नदियां भी प्रवास करती है किस तरह से मुड़कर, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ इसे दिहोंग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, मतलब ये नदी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देख रहे हैं कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत जो बेट है वो एकदम ठंडा है और शुष्क उसका भाग है, और अंततः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, और भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर ये गुजरती है, और यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा उसकी बढ़ जाती है। और असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती रहती है तथा बहुत से नदी और द्वीपों का निर्माण करती है। तो क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए इस विश्व के सबसे बड़े नदी और द्वीप का नाम याद है बच्चों? तो अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, ढूंढे उसे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश से अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियां के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इसके कारण ही नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। इस तरह से यहाँ तक समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां। तो अभी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जलज विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। और प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती रहती है, और ज्वारन दमुख का नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य नारा से मिलती है। अभी नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में इस तरह से विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तापी द्रोणी, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, और यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम है, और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में इस तरह से उसकी द्रोणी पूरी फैली हुई है।
और अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के जो बीच का तटीय मैदान है ये बहुत ही संकीर्ण है और इसीलिए नदियों तटीय नदियों की लंबाई बहुत ही कम होती है और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां जैसे साबरमती है, माही है, भारतपुजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम हमें बताने हैं जहां ये नदियां बहती है बच्चों। चलो आगे देखते हैं गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिला जो है वहां से में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, इसका गोदावरी का। और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र यानी कि नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है जैसे कि पूर्णा है, वर्धा है, प्रणीता है, मांजरा है, बेनगंगा है तथा पेनगंगा है और इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां ये बहुत बड़ी है और बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी को। आगे जाते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में लिखना है अपनी नोटबुक में। तो चलिए बच्चों अपने अगले विभाग में अभी हम लोग प्रवेश करते हैं।